हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग को। इससे पहले हम आदिकाल से लेकर के रीतिकाल को कंप्लीट कर चुके हैं। आधुनिक काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसमें हम भारतेंदु युग में कुछ क्वेश्चंस को यानी कि 2 क्लास में इसकी करवा चुकी हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये भारतेंदु जी और भारतेंदु जी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, थोड़ा-सा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने ये वाली क्लासेस नहीं देखी हैं दोनों और आप चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छा जो मूल किताबें हैं वो सब कंप्लीट हो जाएँ, तो आपको ये नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लास देख लीजिए, है ना? कोई भी बुक आपको पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? आज हम पढ़ेंगे यहाँ से बालकृष्ण भट्ट से। तो उम्मीद करती हूँ ये हमारा पार्ट 3 है, भारतेंदु युग का। आधुनिक काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलते हैं, अगर आप नए हो तो वही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना। वैसे तो मोस्टली आपको सबकी पीडीएफ वहाँ पर मिल ही जाती है, इसकी भी मैं कोशिश करूँगी, अभी तो नहीं मिल रही, मैं दे दूँगी क्योंकि ये पूरे नोट्स हैं, कम से कम 1200-1300 पेजेज़ के जो भेजना थोड़ा-सा इम्पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में देखते हैं। बिल्कुल बिना स्किप किए पूरी क्लास ज़रूर देखना है। अब बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, आप चाहे यूजीसी नेट तो हमारा मेन पर्पज़ है ही, टीजी तैयारी आप लास्ट में इनका रिवीजन करेंगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बालकृष्ण भट्ट 1844 में जन्म हुआ था और 1914 में निधन हुआ था, याद रखना। इलाहाबाद में इलाहाबाद में जन्मे थे बालकृष्ण भट्ट 23 जून 1844 ईस्वी को और निधन हुआ था प्रयागराज के अंदर ही। देखिए, जन्म में यहाँ पर इलाहाबाद लिखा हुआ है और निधन प्रयाग में, ठीक है? कोई बात नहीं, दोनों का नाम एक ही है। निधन प्रयाग में हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और पत्नी का नाम भी दे रखा है, ये है श्रीमती रमा देवी। तो ये इनके जो फैमिली वाले हैं उनका जरा याद रखना। आगे 1877 ईस्वी में प्रयाग में आपने हिंदी वर्धिनी नामक सभा की स्थापना भी की थी। ठीक है, हिंदी वर्धिनी कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भी हमने पीछे पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो कमेंट में लिख देना। और हिंदी वर्धिनी सभा की जो स्थापना है किसने की थी? तो ये बालकृष्ण भट्ट ने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा पाकर एवं उनके द्वारा लिखित संदेश को प्रेरणा मानकर 1 सितंबर 1877 को हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र, ठीक है, हिंदी प्रदीप नाम का एक पत्र निकाला था बालकृष्ण भट्ट जी ने। और ये किस प्रकार का पत्र था? मासिक पत्र था। कहाँ से निकाला था? इलाहाबाद में जो हिंदी वर्धनी सभा थी, इसी की ओर से निकालना प्रारंभ किया था, ठीक है? बिल्कुल बहुत ही डिटेल में ये कंटेंट मैं आपको करा रही हूँ ताकि आपको जो आजकल का जो पैटर्न पेपर का चेंज हो रहा है, उनके पेपर यहीं से थोड़ा डीप पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये काफ़ी डीप है, इससे डीप तो आप क्या ही पढ़ेंगे खैर। इतना भी आप अगर किसी के लिए पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना? कोई भी पेपर आप आसानी से निकाल पाओगे। मासिक पत्र था हिंदी प्रदीप, 1 सितंबर 1877 को निकाला था। कहाँ से निकला था? इलाहाबाद से निकला था। और कौन-सी सभा से? हिंदी वर्धिनी सभा से। फरवरी 1910 ईस्वी के अंक के बाद ये हिंदी प्रदीप बंद हो गया था। 1877 में निकलना शुरू हुआ था और 1910 में ये बंद हो गया था। इस पत्र के मुख पृष्ठ का मतलब होता है जो फ्रंट वाला पेज होता है, उस पर ये वाक्य लिखा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भरई। या शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भरे, ये वाला फ्रंट पेज पर लिखा रहता था, तो याद रखना ये पंक्ति लिखी है। आगे इन्होंने 1881 ईस्वी में वेदों की समीक्षा एवं 1886 ईस्वी में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा भी लिखी थी। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है वो हम आगे देखेंगे, या आज की इस क्लास में जरूर पढ़ेंगे इसको भी। और वेदों की समीक्षा और संयोगिता स्वयंवर, इन दोनों की समीक्षा लिखी थी। समय आपको साथ में सबका दे रखा है, तो आप साथ-साथ चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। इन्हें हिंदी विकास पुरुष, क्या हिंदी विकास पुरुष एवं हिंदी का माउंटेन, क्या हिंदी का माउंटेन भी कहा जाता है। हिंदी विकास पुरुष बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, हिंदी का माउंटेन कहा जाता है। और रामचंद्र शुक्ल ने तो आपको हिंदी का स्टील की उपाधि भी दी है, जबकि शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन की उपाधि दी। ये दोनों में बच्चे कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक जगह इनको लिख दिया है। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि कालक्रम की दृष्टि से वे ही हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं। ठीक है? कालक्रम की दृष्टि से वे ही का मतलब क्या है यहाँ पर? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का प्रथम आलोचक माना है। किसने? बच्चन सिंह ने। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास माना है। साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास किसने माना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट ने माना है। यहाँ पे भी ध्यान देना।
आपके प्रमुख नाटक कौन-से हैं? तो पद्मावती लिखा था। ठीक है, पद्मावत नामक जो रचना है, ग्रंथ है, वो किसका है? जायसी का है। लेकिन पद्मावती किसने लिखा है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। शिशुपाल वध लिखा है और शिशुपाल वध जबकि और किसका है? शिशुपाल वध किसी किसी संस्कृत आचार्य का भी है ना? आप हमको ज़रूर याद होगा। शिशुपाल वध किसका है? किराता अर्जुनीयम, है ना? और सीता वनवास, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल। ये कट्टर सूम की एक नकल, ये सारे नाटक हैं। याद रखना इनको अच्छे से। आगे हैं इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ठीक है? इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, इंग्लैंडेश्वरी किसको बोलते हैं? यानी कि जो वहाँ की जो महारानी थी उसको, ठीक है? और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, एक रोगी और वैद्य, ये और कलिराज की सभा। कलिराज की सभा एक प्रहसन है, ठीक है? कलिराज की सभा क्या है? एक प्रहसन है। रेल का विकट खेल, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। शिक्षादान पूछा जाता है, 1877 में लिखा था। जैसा काम वैसा परिणाम 1877 में लिखा था। नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी में लिखा था। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर 1895 ईस्वी। ये नल दमयंती की कथा है, इसमें कभी आपने सुनी हो तो बचपन में। आचार विडंबन 1899 ईस्वी। विरहनलता और पृथु चरित या वेनी संहार 1909 ईस्वी में लिखा था। रामचंद्र शुक्ल जी की किताब अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको सिर्फ 3-4 रचनाएँ देखने को मिलती हैं, है ना? चाहे आप गोविंद पांडे की वन लाइनर पढ़ोगे तो भी 3-4 रचनाएँ, लेकिन ये नोट्स मेरे ऐसे हैं, जहाँ पर जितनी भी अलग-अलग मूल किताबें हैं, मूल किताबों में सबका निचोड़ मैंने इन नोट्स में डाल रखा है, ठीक है? डॉक्टर नगेंद्र हो, चाहे बच्चन हो, चाहे फिर कोई से भी साहब हों, उन सबका यहाँ पर मैंने निचोड़ डाल रखा है एक-एक रचना को, है ना? आप नोट्स ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्लास पूरी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये नोट्स वैसे हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों रूपों में उपलब्ध है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, घर पर भी मँगवा सकते हैं, ठीक है? पूरा हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र। उपन्यास कौन-कौन से हैं बालकृष्ण भट्ट के? तो ये 100 अजान एक सुजान और 1892 ईस्वी में लिखा था। 100 अजान एक सुजान और इसके अंदर देखो आज के समय पे क्या है कि रचनाएँ तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन उन रचनाओं के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है और यही पेपरों का पैटर्न बदलता हुआ इसीलिए बच्चों को कठिन लगता है क्योंकि वो मूल किताबों को पढ़ते ही नहीं हैं। तो 100 अजान एक सुजान के अंदर क्या है, यह उपन्यास युवकों के लिए लिखा गया है। इसमें अवध प्रांत के, है ना, कहाँ की कथा का वर्णन है? अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी परम धार्मिक सेठ, परम धार्मिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे। सेठ हीराचंद के 2 पौत्र थे। पौत्र यानी कि पौत्र किसको बोलते हैं? जो पौत्र यानी कि पोते, परपोते वगैरह जिनको होता है, ठीक है? आप जानते होंगे। रिद्धिनाथ और रिद्धिनाथ और निधिनाथ, 2 इनके नाम हैं पौत्रों के। अजानों के फेर में पड़कर विलासित जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है? अजानों के फेर में पड़ जाते हैं और विलासित जीवन व्यतीत करते हैं। उनका शिक्षक कौन है बच्चों का? तो ये चंद्रशेखर जिसका नाम था सुजान, कुछ दिनों के लिए उनका साथ छोड़ देता है। अंततः रिद्धिनाथ और निधिनाथ जालसाजी के अपराध के लिए पकड़े जाते हैं और चंद्रशेखर यानी कि सुजान जो उनका शिक्षक है, वो उन्हें आकर बचाता है। यह उपन्यास परीक्षा गुरु की परंपरा में रखा जा सकता है। परीक्षा गुरु में भी बिल्कुल वैसा ही है जब परीक्षा मतलब परीक्षा के समय पर ही किसी कठिन समय में ही हमें समझ में आता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो ये शिक्षक उनका बचाता है ना? तो ये ध्यान रखना है 100 जान एक सौ जान परीक्षा गुरु की परंपरा का ही उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट का है। दूसरा उपन्यास है आपका नूतन ब्रह्मचारी। इस उपन्यास में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण विट्ठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। यह विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। ये चारित्रिक यानी कि नैतिक चरित्र की शिक्षा देने के लिए लिखा गया है नूतन ब्रह्मचारी। इन्होंने 2 निबंध संग्रह लिखे थे, 2 उपन्यास हो गए। निबंध संग्रह कौन-कौन से हैं? तो भट्ट निबंधावली और साहित्य सुमन, ठीक है? 2 लिखे थे, यात्रा वृत्तांत लिखा था, गया यात्रा के नाम से भी पूछा जाता है। आगे नाम आता है यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था, यानी कि भारतेंदु से इतने 5 वर्ष छोटे हैं प्रेमगन जी और मिर्ज़ापुर के एक दत्तापुर गाँव में हुआ था। इन्हें काव्य लेखन की जो शक्ति है वो कहाँ से मिली थी? तो पंडित रामानंद पाठक से। पंडित रामानंद पाठक ने काव्य लेखन की शक्ति दी। आनंद अरुणोदय नामक उनकी कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। ये खड़ी बोली में आनंद अरुणोदय नामक जो कविता है खड़ी बोली में है। सन 1912 ईस्वी में प्रेमगंज जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है
हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में, ठीक है? और वो भी किसके प्रयासों से हुई थी? मदन मोहन मालवीय के प्रयास से, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? और 1912 में आपको यानी कि प्रेमगंज जी को कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में और सम्मान सभापति के रूप में आपको निर्वाचित किया गया था, ठीक है? कोलकाता अधिवेशन सम्मान सभापति के रूप में निर्वाचित किया गया। आगे है विक्रम संवत 1196 यहाँ पर विक्रम संवत दे रखा है 1196 1196 में आपकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन प्रेमघन सर्वस्व के नाम से हुआ था, ठीक है? विक्रम संवत 1196 देखिए अगर हम 1196 में कैसे मुझे लगता है गड़बड़ है यहाँ पर। 1196 में से अगर हम माइनस करते हैं 57 है ना? तो भी हमारा निकल के आता है, ये तो बहुत पीछे चला जाएगा। कि शायद 1996 है यहाँ पर, है ना? 1996 में संवत में और 1996 में से हम माइनस करते हैं 57 तो हमारा ईसवी कितना निकल कर के आ जाएगा, मैं ईसवी में करा देती हूँ 1607 यानी कि 9 9 7 कितना हो गया 16 हो गया ना, है ना? 9 और इसके बाद कितना हो गया 8581 यानी कि 1800 अच्छा ये 1939 ईस्वी में, ठीक है? 1939 की ये बात है। 1939 में आपकी संपूर्ण रचनाओं का जो संकलन है, ये प्रेमगन सर्वस्व के नाम से हुआ था। ठीक है? ये ध्यान रखना इसमें कुल 634 पृष्ठ बने थे। 634 पृष्ठ की ये पूरी जो पुस्तक है वो ग्रंथ बना। कुल मिलाकर 22 स्फुट काव्य, जीर्ण जनपद तथा अलौकिक लीला, 2 प्रबंध काव्य और अनेक रचनाएँ प्रेमगन सर्वस्व में आती हैं, ठीक है? कुल मिलाकर इसमें कितनी है प्रेमगन सर्वस्व में 22 स्तुति काव्य हैं, जीर्ण जनपद तथा अलौकिक लीला है, ठीक है? मुझे नहीं लगता अब यहाँ पर कोई भी मिस्टेक है, एक बार फिर भी मैं इसे बाद में चेक करके आपको बता दूँगी, ठीक है? आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लेना। उर्दू की गज़लें भी आपने लिखी हैं, उर्दू की गज़लें भी लिखी हैं, भारतेंदु जी ने भी लिखा था, भारतेंदु जी रसा उपनाम का प्रयोग करते थे उर्दू में लेखन रचनाएँ करने के लिए, जबकि जो प्रेमगंज जी वो अब्र नाम का प्रयोग करते थे, ठीक है? नाम याद रखना। जीर्ण जनपद पर गोल्डस्मिथ के डिजर्टेड विलेज का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जो आपकी जींद जनपद नामक रचना है, उस पर गोल्डस्मिथ का डिजर्टेड विलेज, ठीक है? गोल्डस्मिथ का जो डिजर्टेड विलेज है, उसकी उसका प्रभाव है जींद जनपद जनपद का जो दूसरा नाम है, वो क्या है? दुर्दशा दत्तापुर, ठीक है? जींद जनपद का दूसरा नाम क्या है? दुर्दशा दत्तापुर और दत्तापुर के ये का आपका जन्म है, ठीक है? मुगल मंगल स्तोत्र दूसरी रचना कौन-सी है? तो मुगल मंगल स्तोत्र है। 1931 विक्रमी संवत में इस काव्य में छप्पे, मालिनी और हरि गीतिका इन छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें 20 छंदों में राधा कृष्ण की स्तुति की गई है। इसमें यानी कि ये जो रचना है ना मुगल मंगल स्तोत्र है, इसमें 20 छंदों में राधा कृष्ण की स्तुति है। कलिकाल तर्पण तीसरी रचना है। ये चौपाई छंद में लिखी गई है कलिकाल तर्पण। प्रत्येक चौपाई में 15 मात्राएँ रखी गई हैं। हालाँकि आप जानते ही हैं कि चौपाई में कितनी होती हैं 16 मात्राएँ जो हिंदी की चौपाई होती है उसमें 16 मात्राएँ होती हैं। लेकिन ये अपभ्रंश की जो चौपाई होती है उसमें 15 मात्राएँ होती हैं, ठीक है? अपभ्रंश की चौपाई में 15 मात्राएँ होती हैं और कलिकाल तर्पण में 15 मात्राएँ रखी गई हैं। वज्र चंद्र पंचक ये आपकी रचनाएँ केवल 5 छंद है इसके अंदर। पितर प्रताप प्रेमघन की प्रबल राष्ट्रीय भावना इसमें प्रकट है जिसमें कुल 143 दोहे संकलित हैं। ठीक है? प्रेमघन की प्रबल राष्ट्रीय भावना किसमें है? तो पितर प्रताप में है। शोका अश्रु बिंदु ये 1885 ईस्वी में भारतेंदु के देहावसान के समय लिखी गई थी। इस रचना में 115 छंद हैं जो कि संकलित हैं। प्रेमगंज सर्वस्व का तीसरा भाग गीतात्मक रचनाओं से संबंधित है और ये रचनाएं कौन सी हैं? श्रृंगार बिंदु, उर्दू बिंदु, वर्षा बिंदु, स्फुट बिंदु और बसंत बिंदु। ठीक है? इनमें कितने छंद हैं? 115 छंद श्रृंगार बिंदु, 18 गजल हैं उर्दू बिंदु में, वर्षा बिंदु में 996 कजरी हैं, ठीक है? और स्फुट बिंदु में 158 छंद हैं, बसंत बिंदु में 609 छंद है जो कि होली के गीत भी इसमें शामिल हैं, बसंत बिंदु। अलौकिक लीला प्रेमगंज जी का अपूर्ण ग्रंथ है। ये याद रख लेना, ये पूछा जाता है। हार्दिक हर्षादर्श महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर लिखी गई थी। ठीक है? हीरक जुबली के अवसर पर क्या लिखी थी? हार्दिक हर्षादर्श लिखी थी। आनंद बधाई नाम से रचना लिखी थी जो हिंदी के कचहरी के अवसर पर 18 अप्रैल 1900 ईस्वी में लिखी गई थी। नोट मदन मोहन मालवीय ने हिंदी को कचहरी की भाषा के रूप में अथक मतलब भाषा के रूप में बनाने के लिए ना
मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत प्रयास किए थे, ठीक है? अथक प्रयास किया था कहाँ से? इलाहाबाद से। आगे प्रेमगन ने मिर्ज़ापुर से आनंद कादमिनी पत्रिका का संपादन 1881 ईस्वी में किया, जो कि एक मासिक पत्रिका के रूप में निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? मिर्ज़ापुर से निकलती थी। आनंद कादमिनी और दूसरी रचा इनकी पत्रिका का नाम है नागरी नीरद। ठीक है? नागरी नीरद भी मिर्ज़ापुर से निकलती थी, लेकिन ये साप्ताहिक रूप में निकलती थी और ये निकली थी 1893 ईस्वी में। ठीक है? ये बहुत ही डिटेल में आपको सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कर रखा है, डिटेल बता रखी है पूरी। इससे ज़्यादा तो आप क्या ही पढ़ेंगे। लालित्य लहरी नामक एक रचना है जिसमें वंदना संबंधी दोहे लिखे हैं प्रेमगंज जी ने। दादाभाई नौरोजी को विलायत में जब काला कहकर के बुलाया गया, तो प्रेमगंज जी ने ये वाली पंक्तियाँ लिखी थी, ठीक है? दादाभाई नौरोजी को विलायत में जब गए थे विदेश, विलायत विदेश को बोलते हैं अगर आप नहीं जानते हो तो। ठीक है, छोटे-छोटे बच्चे नहीं जानते होंगे। विलायत में जब काला कह कर के बुलाया जाता था, काला, है ना? उनको काला कह कर के बुलाया गया, तो प्रेमगंज जी ने ये पंक्तियाँ लिखी थी, अचरज होत तुम्हु सम, होरे बाजत कारे, तासो कारे कारे सवदाहु पर हैं वारे। ठीक है, ये वाली पंक्तियाँ किसने लिखी थी? प्रेमगंज जी ने लिखी थी। हीरक जुबली के अवसर पर लिखे हार्दिक हर्षादर्श में देश की दशा का वर्णन है, साथ ही इसमें राजभक्ति के अंश भी मिलते हैं। हीरक जुबली के अवसर पर जो हार्दिक हर्षादर्श नामक रचना लिखी है, उसमें देश की दशा का भी वर्णन है और राजभक्ति का भी अंश मिलता है। ये पंक्तियाँ कुछ मिलती हैं यहाँ से, भयो भूमि भारत में, महाभयंकर भारत, भय वीर बल सकल सुवट एकहि संग गावत। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? हार्दिक हर्षादर्श से ली गई हैं। मयंक महिमा जो नामक रचना है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा रसिक समाज तथा सद्धर्म सभा की स्थापना मिर्जापुर में की थी। आपने मिर्जापुर में कौन-सी सभा की स्थापना की? रसिक समाज और सधर्म सभा की स्थापना की है किसने? प्रेमगंज जी ने। आपके नाटक कौन-कौन से हैं? तो ये नाटक मिलते हैं, भारत सौभाग्य 1889 में लिखा गया। प्रयाग रामागमन कई बार पूछा जा चुका है 1904 ईस्वी में, और वीरांगना रह देखिए भारत दुर्दशा नाम से नाटक प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा था और किसने लिखा था? भारतेंदु जी ने भी लिखा था। लेकिन भारत सौभाग्य नाम से जो नाटक है वो प्रेमगन ने लिखा था। ठीक है? इसको थोड़ा-सा आप याद रख लेना। वीरांगना रहस्य नामक महानाटक लिखा था। वेश्या विनोद महानाटक है जो कि अपूर्ण रह गया था। तो 2 ही इनके इम्पोर्टेंट नाटक हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी का देख लेते हैं। आपका जन्म 1857 ईस्वी में यानी प्रेमगंज जी से 2 साल छोटे थे प्रताप नारायण मिश्र, और आपका जन्म बैजे गाँव यूपी के उन्नाव में हुआ था। ठीक है? बैजे गाँव यूपी के उन्नाव में हुआ था। सारे यूपी के ही हैं अभी तक तो, क्योंकि भारतेंदु जी का जन्म काशी में हुआ था, प्रेमगंज जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ है। नहीं, उनका जन्म दत्तापुर गाँव में हुआ है। शायद वो भी यूपी का था, अभी पढ़ा था हमने ऊपर। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म भी इलाहाबाद के अंदर हुआ है, ठीक है? प्रताप नारायण मिश्र का जन्म भी यूपी के उन्नाव में हुआ था और आपकी मृत्यु हुई थी 1894 ईस्वी में। अपनी कविता में ये बरहमन उपमान उपनाम का प्रयोग करते थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है? उर्दू वाली नहीं बल्कि अपनी कविता में बरहमन उपनाम का प्रयोग करते थे। उर्दू का कोई नाम इनका या उर्दू की रचनाओं के बारे में ज़िक्र नहीं होता है। कानपुर के रसिक समाज गणेश शंकर विद्यार्थी ने जिसकी स्थापना की थी, कानपुर का जो रसिक समाज है उसकी स्थापना की थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने। इसमें समस्या पूर्ति करके अपनी रचनाओं को एक रूप प्रदान किया था, ठीक है? रसिक समाज वो वाला नहीं है जिसकी स्थापना प्रेमघन ने की है ना? किसने की है? यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने की है। इसमें समस्या पूर्ति करके अपनी रचनाओं को एक रूप प्रदान किया। इनके निबंध में विषय की पर्याप्त विविधता है। निबंध किस प्रकार हैं? तो निबंध बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं और याद कर लेने हैं। धोखा, बालक, नारी, परीक्षा, नास्तिक, घूरे का लत्ता बीने, इसका नाम है घूरे, ठीक है? घूरे का लत्ता बीने, समझदार की मौत, कनातन का डोल बाँधे, ठीक है? कनातन का डोल बाँधे, आप बात मनोयोग, वृद्ध, भौं, मूछ, दाँत, कान, नाक, सॉरी दान, अ, आपका नाक नाम से भी मिलता है, नाम से भी मिलता है। शायद ना की होगा, और ठ, ह, द, ठ, ह, द, ये 3 वर्णों में मिलते हैं, और होली, इसके अलावा है होली, ठीक है? ये याद रख लेना। एक अक्षर के निबंध कृति आपने लिखी हैं, है ना? इनकी निबंध कृतियाँ आपको अच्छे से याद रख लेनी है, पूछी जाती हैं। ईश्वर की मूर्ति, इसके अलावा ईश्वर की मूर्ति, जुआ, सोने का झंडा, अव्यय, खुशामद, टेढ़ी जानी, शंका, सब काहू। तो ये सारे निबंध हैं जो कि किसने लिखे हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखे हैं। आपके निबंधों का जो संकलन है, वो पहला किस नाम से हुआ था? निबंध नवनीत के नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों का संकलन हुआ था किस नाम से? निबंध नवनीत के नाम से हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ये हिंदू हिंदुस्तान के कट्टर समर्थक थे प्रताप नारायण मिश्र जी।
हास्य विनोद की शैली धोखा, धोखा नामक जो निबंध है, उसमें हास्य विनोद की शैली में आपने बड़ा तीखा व्यंग्य प्रकट किया है। क्या लिखा है? "दो एक बार धोखा खाकर धोखेबाजों की हिम्मत सीख ली और कुछ अपनी ओर से झपकी फुदनी जोड़कर उसकी जूती उसी के सर जोड़कर दिखाओ।" ठीक है? ये यहाँ तक ये पंक्ति है इसके लिए धोखा से ली गई है और बाकी ये क्या है समस्या पूर्ति वगैरह के लिए लिखी जाने वाली आपकी पंक्ति हैं। ब्राह्मण का प्रकाश कानपुर से ब्राह्मण नामक जो पत्रिका है वो आपने निकाली थी और ब्राह्मण का जो प्रकाशन है वो कहाँ से निकाला था? तो कानपुर से 15 मार्च 1883 से प्रारंभ हुआ था। तो ब्राह्मण नामक आपने एक पत्रिका निकाली थी जिसका आरंभ कब हुआ था? 15 मार्च 1883 को, जो कि एक मासिक पत्रिका थी। इस पत्र के संघर्ष का उल्लेख करते हुए है ना? इस पत्र के संघर्ष का उल्लेख करते हुए प्रताप जी क्या लिखते हैं कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो कुछ दक्षिणा दान। ठीक है? ये जो वाली पंक्ति है वो ब्राह्मण वना पत्रिका के लिए कुछ नहीं मिलता था तब आपने लिखी होगी, है ना? प्रमुख रचनाएँ और कौन-सी हैं इसके अलावा? हर गंगा, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, कानपुर महात्म्य और दंगल खंड, आला खंड की तर्ज पर लिखा है दंगल खंड। आला खंड आप जानते ही किसका था? जगनिक का था। लोकोक्ति शतक, ब्रांडला स्वागत, प्रेम पुष्पावली, दीवान ए ब्राह्मण, ब्राह्मण उर्दू कविताओं का संकलन है दीवान ए ब्राह्मण और रसखान और तृप्यमान, ठीक है? तृप्यमान ये रसखान याद रखना है, रसखान नाम से भी प्रताप जी ने एक कविता लिखी है, रचना लिखी है, ठीक है? ब्रज रत्न दास ने अपने ग्रंथ भारतेंदु मंडल में प्रताप नारायण के संत सर्वस्व संत सर्वस्व नामक ग्रंथ का उल्लेख भी किया है। ठीक है? संत सर्वस्व इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन संत सर्वस्व नामक ग्रंथ का उल्लेख किसने किया है? तो ब्रज रत्न दास ने किया है और ब्रज रत्न दास का एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है भारतेंदु मंडल। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? संत सर्वस्व को गद्य रचना मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे मिश्र जी के प्रमुख नाटक कौन-कौन से हैं? तो ये है घोर संकट, भारत दुर्दशा। देखिए भारत दुर्दशा अभी एक यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था अभी पिछली बार कि उसमें भारतेंदु जी का नाम आया नहीं था, नहीं तो थोड़ा-सा मुझे याद नहीं है। लेकिन उसमें लिखा हुआ था भारत दुर्दशा किसका नाटक है, ठीक है? तो भारतेंदु जी और प्रताप नारायण मिश्र दोनों का ही नाटक था, लेकिन बच्चों ने गलत कर दिया क्योंकि वो थोड़ा-सा क्या है डिटेल में पढ़ते नहीं है। भारत दुर्दशा आपका जो भारतेंदु जी का है वो तो फ़ेमस है, उसको तो सभी जानते हैं, है ना? लेकिन प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा था और भारत सौभाग्य नाम से प्रेमकर ने लिखा था। कली कौतुक नाम से लिखा, कली प्रभाव, हठी अमीर, जुआरी ख्वारी, ये आपके प्रमुख नाटक हैं। इसके अलावा कुछ निबंध हैं, निबंध नवनीत नाम से, इसके बाद प्रताप पीयूष लिखा था और प्रताप समीक्षा नाम से भी लिखा था। अनुदित रचनाएँ कौन-सी हैं? तो राज सिंह, अमर सिंह, कथामाला, राधा रानी और डांगुला गुली। ये अनुदित रचनाएँ हैं जो आपने की थी। प्रताप मिश्र देश दशा और राजनीतिक काव्य रचना के बड़े चतुर चितेरे थे। जो प्रताप नारायण मिश्र थे वो देश दशा और राजनीतिक काव्य रचना के बड़े चतुर चितेरे थे। बेरोजगारों की स्थिति पर उस समय भी बेरोजगारी हमारे देश से कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है ना, बढ़ती ही जाती है दिन पे दिन। तो बेरोजगारों की स्थिति पर प्रताप जी कहते हैं पढ़ी कमाए कीवो कहाँ हरे ना देश कलेश जैसे कांता घर रहे वैसे रहे विदेश। ये बेरोजगारों की स्थिति पर व्यंग्य करते हुए आपने लिखा है उन्होंने समस्या पूर्ति से अपने काव्य की शुरुआत की थी। आगे रसिक समाज में बैठे बैठे गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने समस्या पूर्ण नामक प्रतियोगिता को आरंभ कर दिया और लिखा हुँ, गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे आपका रसिक समाज में बैठे-बैठे यानी कि इनका यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे और उन्होंने समस्या पूर्ण नामक प्रतियोगिता को प्रारंभ कर दिया था, ठीक है? प्रारंभ करते हुए और आपने क्या लिखा एक पंक्ति जैसे कि दे दी किसी को पपीहा जब पूछिए पीव कहाँ? कि पपीहा जब पूछिए पीव कहाँ? और इसके लिए कह दिया कि इसको पूर्ण करो, इस पंक्ति को पूर्ण करो। ठीक है, अब इस पंक्ति को पूर्ण करने के लिए जिसमें 16 कवियों ने कविता लिखी थी। अपने पत्र में जैसे निकाल देते हैं ना भई इस पंक्ति को पूर्ण करो क्योंकि पहले कवियों को छाँटना होता था, कवि इस तरह से ही कवि बनते थे। तो समस्या पूर्ति के लिए 16 कवियों ने ये इस कविता को पूरा लिखा जिसमें से मिस्र जी की कविता सर्वाधिक मर्मस्पर्शी रही थी। है ना? मिस्र जी की जो कविता आई थी, 16 कवियों ने इस पंक्ति को पूरा किया, लेकिन सबसे अधिक जो मर्मस्पर्शी थी वो किसकी थी? प्रताप नारायण मिश्र की और आपने लिखा क्या था? बन बैठी है मन की मूर्ति सी, मुँह खोलत बोले, ने ना ही हाँ, बरसा है प्रताप जू धीर अवलों, मन को समझायो जहाँ। ये वाली पंक्तियों से इसको पूरा किया और बहुत ही अच्छी ये मतलब सर्वश्रेष्ठ कविता आपने लिखी थी। आगे भारत दुर्दशा एवं जो कली कौतुक है, ये दोनों नाटक किस प्रकार के हैं? तो दुखांत नाटक हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा नामक एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा है।
विलायत यात्रा के नाम से क्या लिखा है? यात्रा वृत्तांत भी लिखा है प्रताप जी ने, ये भी ध्यान रखना। आगे नाम आता है यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास जी का, 1851 में जन्म हुआ था और 1887 तक आपका जीवन काल चला। दिल्ली में आपका जन्म हुआ था। लाला श्रीनिवास दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। हिंदी गद्य के आरंभिक निर्माता लेखकों में लाला श्रीनिवास दास का प्रमुख स्थान है। हिंदी गद्य में यानी कि आपका जो परीक्षा गुरु नामक जो उपन्यास है, उसको प्रथम उपन्यास के तौर पर माना जाता है, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो उसको प्रथम उपन्यास माना जाता है। नाटक कौन-कौन से हैं आपके? तो प्रहलाद चरित नाम से लिखा है लाला जी ने, ये इनका पहला नाटक है। इसमें 11 दृश्य हैं। ये कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य हैं। तप्ता संवरण 1883 ईस्वी में लिखा था। ये 5 अंकों में विभक्त है। इसके कथानक पर अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का प्रभाव दिखाई देता है। इस नाटक की कथा का मूल आधार महाभारत का आदि पर्व है। ठीक है? तप्ता संवरण हो सकता है आप जानते होंगे लाला श्रीनिवास दास का है। लेकिन इसका जो ये विषय है ना, इनकी वजह से मैं आपको ये कंटेंट पढ़ा रही हूँ, है ना? क्योंकि आप बच्चे पढ़ते नहीं हैं इनको अच्छे से। तब तक समरन ये 5 अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है ना अभी तक तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए, है ना? पहली बात में तो आप लोग भूल जाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा आप लाइक, शेयर, सपोर्ट, हाइप करोगे ना, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। सिर्फ़ 1-2 बच्चे करते हैं इसीलिए आज मैं बोल ही नहीं रही, है ना? वैसे भी आप कहने से करते नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट जितना ज़्यादा आप मुझे यूट्यूब पर ही सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्री कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पर ही कराऊँगी, है ना? जो टाइम मैं अपना एप्लीकेशन पर दे रही हूँ, क्यों दूँगी? यहीं पर दूँगी सारा टाइम अपना। ठीक है, तो महाभारत का आदि पर्व है तप्ता संवरण। तप्ता संवरण हिंदी का पहला मौलिक नाटक है, ठीक है? मौलिक नाटक की बात हो रही है। तप्ता संवरण जो है, हिंदी का पहला मौलिक नाटक बताया जा रहा है। आगे रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रेम मोहिनी में ये 1878 ईस्वी में निकाला गया था और यह अंग्रेजी ढंग का नाटक है, इसमें प्रस्तावना नहीं लिखी गई है। कि ये भी अंग्रेजी ढंग का नाटक है, लेकिन इसमें प्रस्तावना नहीं है। यह दुखांत नाटक है, जो कि पौराणिक या ऐतिहासिक ना होकर के कल्पित कथा पर आधारित है। चौथा आपका नाटक है संयोगिता स्वयंवर 1885 ईस्वी में लिखा, इसमें 5 अंक हैं। यह पृथ्वीराज रासो की कथा पर आधारित एक ऐतिहासिक रोमानी कृति है, जो 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस नाटक का जो घटना स्थल है, वो कन्नौज की स्वयंवर सभा है। ठीक है, कन्नौज की स्वयंवर सभाएँ हैं, तो आपके उपन्यास कौन-कौन से हैं? आप हिंदी के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखित परीक्षा गुरु जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ, हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना जाता है। शुक्ल जी के द्वारा माना जाता है, ठीक है? ये ध्यान रखना वैसे सर्वमान्य यही है। रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। आपके निबंध कौन-कौन से हैं? तो भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण, ठीक है? निबंधों में भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण आते हैं। आगे 1874 ईस्वी में लाला जी ने सदा दर्श नामक साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित करवाया था और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से प्रकाशित होती थी। दिल्ली से प्रकाशित ये पत्रिका 1876 ईस्वी में कवि वचन सुधा जो कि भारतेंदु जी की निकलती थी 1868 में निकलनी शुरू हुई थी कवि वचन सुधा, बाद में सदा दर्श को भी इसी में ही मिला लिया गया था। ये ध्यान रखना, ठीक है? अगला नाम आता है यहाँ पर ठाकुर जगमोहन सिंह का, जब जिनका जन्म हुआ था 1857 ईस्वी में और 1899 तक ये जीवित रहे। ठाकुर जगमोहन सिंह कहाँ का कौन थे? है ना? विजय राघवगढ़ यानी कि जो मध्य प्रदेश के अंदर है, उस रियासत के राजकुमार थे। ठाकुर जगमोहन सिंह विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश रियासत के राजकुमार थे। आपका जन्म 1857 और 1899 में निधन हुआ था। शिक्षा-दीक्षा के सिलसिले में आपको कुछ दिनों के लिए काशी आना पड़ा था और इसी बीच काशी के तत्कालीन सुप्रसिद्ध साहित्यकारों और भारतेंदु से परिचित होने का सुअवसर भी मिला था। कि जब आप काशी आए थे शिक्षा-दीक्षा के अपने चलते काशी आए थे तो आपका कई सारे साहित्यकारों से मिलन हुआ। भारतेंदु जी से भी मिले और उनके ही प्रभाव से 1880 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के तहसीलदार बन कर के भी पहुँचे थे। है ना? ये तहसीलदार भी बन चुके हैं, रह चुके हैं, है ना? 1880 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के बने थे। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के श्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के श्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं। कहते हैं कि ये विवाहित होते हुए भी इनकी श्यामा नाम की एक प्रेमिका थी। छत्तीसगढ़ में श्यामा नाम से भ्रमण करने वालों के लिए केंद्र भी बनाया गया था, ठीक है? श्यामा केंद्र बनाया था किसके लिए? तो भ्रमण करने आने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर ठहर सकें, ठीक है? जैसे कि धर्मशाला टाइप में आपने बनवाया था, एक केंद्र बनवाया। आगे न आपकी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? तो श्यामा सरोजिनी, श्यामा विनय, श्यामा स्वप्न, श्यामा के नाम से ही लिख डाली सारी। ये आपका उपन्यास है प्रेम संपत्ति लता और प्रेम लता, ठीक है? प्रेम और श्यामा नाम से ही संबंधित हैं। कालिदास की रचना जो मेघदूत और ऋतु संहार है, उसका भी ब्रज भाषा में आपने
अनुवाद किया है। अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध कवि हैं बायरन, ठीक है? बायरन का ग्रंथ है पिंजनर आव सिलन, ठीक है? पिंजनर आव सिलन आपका ग्रंथ है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि बायरन का। इसका हिंदी अनुवाद किया था सिलन का बंदी नाम से, ये ध्यान रखना। अंबिका दत्त व्यास ने उपन्यास श्यामा स्वप्न को गद्य काव्य कहा है, जबकि स्वयं लेखक ने इसे गद्य प्रदान 4 खंडों में एक कल्पना बताया है। ये याद रखना। अंबिका दत्त व्यास ने जो आपका उपन्यास है श्यामा स्वप्न, इसको गद्य काव्य कहा है। लेकिन आपने क्या कहा है? गद्य प्रदान 4 खंडों में एक कल्पना कहा है। प्रमुख पंक्तियाँ इनकी कौन-सी हैं? तो सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें, है ना? जाओ कहाँ? इस तरीके से पंक्तियाँ आगे। अब यूँ उर आवत है सजनी मिल जाऊँ गले लग के छतिया, ये पंक्ति भी मिलती है। जगमोहन मोहिनी मूर्ति के बिना कैसे कटें दुःख की रतियाँ। ये सारी पंक्तियाँ मिलती हैं। मेघदूत कालिदास के मेघदूत का अनुवाद ब्रज भाषा में कवित्त एवं सवैया छंद में किया है। यहाँ पर थोड़ा-सा छंद का ध्यान रखना। आगे नाम हमें मिलता है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का 1858 में जन्म हुआ था और 1900 ईस्वी तक जीवित रहे। जन्म कहाँ हुआ था? काशी के अंदर हुआ था, ठीक है? 1900 ईस्वी तक रहे। इन्होंने बिहारी बिहार नामक अपनी टीका ग्रंथ में ये बिहारी बिहार नामक जो टीका लिखी है, ये किस पर लिखी गई है? बिहारी सतसई पर लिखी गई है, ठीक है? जो कि बिहारी जी की थी, उस पर एक टीका लिखी। इस ग्रंथ में संक्षिप्त निज वृत्तांत नाम से अपना आत्म परिचय प्रस्तुत किया है, ठीक है? निज वृत्तांत नाम से। इनके पिता थे दुर्गादत्त व्यास, ये भारतेंदु मंडल में दत्त उपनाम से कविता किया करते थे। ये संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान थे कौन? ठाकुर जगमोहन सिंह जी। हम किसको पढ़ रहे हैं भाई? हाँ, अंबिका दत्त व्यास जी, ठीक है? हिंदी के अच्छे कवि और सनातन धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। 11 वर्ष की अवस्था में अंबिका दत्त ने क्या लिखा था? मूदी गई आँखें तब लाखें कौन काम की। कि मूदी गई आँखें तब लाखें कौन काम की और इसी समस्या पूर्ति से आपने लेखन कार्य शुरू किया था। नारी। मूदी गई आँखें तब लाखें कौन काम की, इसी समस्या पूर्ति से लेखन कार्य शुरू किया। महज़ 12 वर्ष में सरस्वती मंत्र, अष्टावधान आदि को आपने लिखा था, ठीक है? महज़ 12 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र में अंबिका दत्त व्यास जी ने सरस्वती मंत्र और अष्टावधान को लिख डाला। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इससे खुश होकर काशी में कविता वर्धिनी सभा में काव्य पाठ पढ़ाने का मौका दिया था, ठीक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इससे बहुत ही खुश हुए, है ना? कितना अच्छा काम किया एक 12 साल के बच्चे ने और काशी में कविता वर्धिनी जो सभा अपने भारतेंदु जी ने जिसकी स्थापना की थी, उसमें काव्य पाठ पढ़ाने का मौका दिया था। काव्य पाठ करने के बाद आपको सुकवि नामक उपाधि से भी सम्मानित किया गया। अन्य उपाधियाँ कौन-कौन सी दी गई हैं अंबिका दत्त जी को? अभिनव बानवट कहा गया, दशावधान और घटिका शतक। ये क्लास आपको कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इन्होंने काशी से वैष्णव पत्रिका इन्होंने काशी से वैष्णव पत्रिका 1884 ईस्वी में निकाली। बाद में फिर इसका नाम क्या कर दिया गया था? पीयूष प्रभा, ठीक है? पीयूष प्रभा कर दिया और ये मासिक पत्र के रूप में निकलता था। काव्य रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? तो पावस पचासा 1886 ईस्वी से शुक्ल जी ने पुरानी चाल की कविता कहा है, ठीक है? नई चाल हिंदी अपनी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु जी ने कहा था और पावस पचासा नामक जो कविता है अंबिका दत्त जी की, इसे शुक्ल जी ने पुरानी चाल की कविता कहा है, ये ध्यान रखना। अवतार मीमांसा आपकी कविता है, धर्म संबंधी पुस्तक है ये। ये धर्म संबंधी पुस्तक है, सुकवि सतसई लिखा है 1887 में और हो होरी नाम से लिखा है 1891 ईस्वी में। बिहारी बिहार लिखा है जो कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके क्या रहे हैं? संपादक रहे हैं, ठीक है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने संपादन किया है। प्रधान संपादक हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इसका रचना काल है 1898 ईस्वी। यह एक बड़ा काव्य ग्रंथ है और इसमें बिहारी सतसई को कुंडलीय छंद में लिखा गया है। कंसवध ये अपूर्ण रह गया है। आनंद मंजरी, रसीली कजरी, कौतुक पचीसी, गणेश शतक, कौतुक पचासा, झूलन झमक, समस्या पूर्ति, सरवस और सहस्त्र नाम रामायण। तो ये सारी रचनाएं हैं जो आपकी मिलती हैं। नाटक, नाटकों में क्या लिखा है? तो ललिता नाटक लिखा है अंबिका दत्त जी ने 1884 ईस्वी में। यह कृष्ण लीला को लेकर ब्रज भाषा में लिखित एक नाटिका है। ये भारतेंदु कृत चंद्रावली की शैली में लिखी गई है। ठीक है? भारतेंदु कृत जो चंद्रावली नाटिका है, उसकी शैली में लिखी गई है ललिता नाटिका। इसके बाद आपका नाटक मिलता है मन की उमंग 1886 ईस्वी, गो संकट नाटक 1886 य और यह नाटक भारतेंदु जी के कहने पर लिखा गया है। गो संकट नाटक जो लिखा है अंबिका जी ने, वो भारतेंदु जी के कहने पर लिखा था और इसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर
अकबर द्वारा गोवध बंद किए जाने की कथा वस्तु है। भारत सौभाग्य, ये ध्यान रखना है, भारत सौभाग्य प्रेमनिधन जी ने भी नाटक लिखा है और ये नाटक किसने लिखा है? अंबिका दत्त जी ने भी लिखा है। तो दोनों का मिलता है साम वटकर और रत्नाष्टक, ये रचनाएं भी मिलती हैं। इसके बाद है निबंध। तो निबंधों में कौन कौन से शामिल हैं? धैर्य, ग्रामवास, छाया और नगरवास। साहित्य नवनीत नाम से भी निबंध संग्रह लिखा है जो कि 1899 ईस्वी में लिखा गया है। कि ये चार निबंध हैं और ये क्या है? निबंध संग्रह। अन्य रचनाओं में आश्चर्य वृत्तांत 1893 ईस्वी एक फैंटेसी शैली में लिखा गया है। इसके अलावा है गद्य काव्य मीमांसा 1894 ईस्वी आलोचनात्मक रचना है। काव्य मीमांसा 1897 ईस्वी में लिखा आलोचनात्मक रचना है। निज वृत्तांत आत्मकथा है। ठीक है, निज वृत्तांत नाम से क्या लिखा है? आत्मकथा लिखी है अंबिका जी ने। राधा चरण गोस्वामी का जन्म हुआ था 1858 और 1925 में आपका निधन हुआ। भारतेंदु जी का आदर्श लेकर चलने वाले गोस्वामी जी ने भारतेंदु नामक 1883 ईस्वी में एक मासिक पत्र निकाला था, जो कि साहित्य सेवा के विचार से ही निकाला गया था। ठीक है, साहित्य की सेवा करने के लिए किसने? राधाचरण गोस्वामी जी ने भारतेंदु नाम से एक पत्र निकाला और भारतेंदु जी से ही ये प्रेरित थे। ब्रह्म समाज की ओर अधिक आकृष्ट थे और इसके पक्ष में हिंदू बांधव पत्र में कई लेख भी आपने लिखे थे। ठीक है, कौन से पत्र में लिखे थे? हिंदू बांधव। इन्होंने कवि कुल कौमुदी नामक संस्था की स्थापना भी की थी। कवि कुल कौमुदी अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 1924 ईस्वी के देहरादून अधिवेशन में सभापति निर्वाचित भी हुए थे। क्या ये ध्यान रखना है? अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन 1924 ईस्वी के क्या बने? सभापति बने थे देहरादून अधिवेशन के। गोस्वामी जी की साहित्यिक प्रसिद्धि का जो मुख्य कारण है वो क्या है? खड़ी बोली के पद्य का विरोध करना था। ठीक है, खड़ी बोली में पद्य का लिखना, इसके लिए विरोध करना था किसका? राधाचरण गोस्वामी जी का। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो नव भक्तमाल नाम से लिखा है और दामिनी दूती। ठीक है, नव भक्तमाल ये राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है, जबकि भक्तमाल नामक जो रचना है वो नावादास की मिलती है। लेकिन नव भक्तमाल किसका है? अंबिका दत्त व्यास का है। और एक उत्तरार्ध भक्तमाल नाम से भी रचना लिखती है। फटाफट से कमेंट करिए, देखते देखते कमेंट करिए उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी है और मैंने पढ़ाया है इसको। दामिनी दूती का भी लिखा है। आगे शिशिर सुषमा इश्क चमन। ठीक है, इस तरह से आप दिमाग पर जोर डालेंगे और यहाँ पे ढूंढ करके लिखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी इस तरह की रचनाएं। शिशिर सुषमा इश्क चमन भ्रमर गीत नाम से भी अंबिका दत्त व्यास ने रचना लिखी थी। और निपट नादान बारहमासी प्रेम बगीची मात्र 27 पदों में ये रचना है। भारत संगीत मात्र 19 पद हैं इसके अंदर। विधवा विलाप मात्र 50 दोहे हैं। भूमा हर नार्थ प्रार्थना 12 छप्पियों में लिखी गई है ना। आगे व्यंग्य परक रचनाएं आपकी कौन सी है? तो नापिका स्त्रोत, रेलवे स्त्रोत और यमलोक की यात्रा। क्या व्यंग्य परक रचनाओं में नापिका स्त्रोत, रेलवे स्त्रोत और यमलोक की यात्रा नाम से लिखा है। नाटकों की अगर बात करें तो सुदामा नाटक लिखा है। तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण, ठीक है, ये नाटक लिखा है। सती चंद्रावली नाटक लिखा है। ये एक बड़ा नाटक है। सती चंद्रावली क्या है? एक बड़ा नाटक है जो कि 1890 ईस्वी में लिखा गया। अमर सिंह राठौर नाम से नाटक लिखा है 1895 ईस्वी में। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। भंग तरंग प्रहसन है जो कि 1892 में लिखा गया। बूढ़े मुंह मुहासे और लोग देखे तमाशे, ठीक है, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, ये भी प्रहसन है जो 1886 में लिखा गया। इसके अलावा बिरजा, जावित्री और मृण्मयी नामक जो उपन्यास है बंगला भाषा से अनुदित किए गए हैं। इसके बाद आपके कुछ निबंध मिलते हैं। इनके निबंधों के विषय सामयिक तथा सामाजिक थे और निबंधों की जो शैली है वो विवरणात्मक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपके निबंध कौन-कौन से हैं? पूर्णिमा का चंद्रोदय, आर्य शब्द, तुम्हें क्या, होली, होली नाम से भी लिखा है। रेलवे स्त्रोत, यमपुर की यात्रा, कानपुर, अलवर गमन और गोरक्षा। ठीक है, गोरक्षा कानपुर नाम से लिखा है। और यमपुर की यात्रा को आप यात्रा वृत्तांत नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, ये गेट लगा। ठीक है, यमपुर की यात्रा नाम से यात्रा वृत्तांत नहीं बल्कि एक निबंध के रूप में लिखा है। आगे नाम आता है राधा कृष्ण दास जी का। 1865 में जन्म और 1907 में इनका निधन हुआ। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे यानी कि बुआ के लड़के थे और नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अध्यक्ष भी रहे थे। राधा कृष्णदास आजीवन निज भाषा उन्नति के मंत्र समर्थक भी रहे हैं। राधा कृष्णदास आजीवन मतलब पूरे जीवन भर निज भाषा उन्नति के समर्थक रहे हैं। 1900 ईस्वी में इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा काशी की पहली हिंदी रिपोर्ट लिखी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, राधा कृष्णदास ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी की पहली हिंदी रिपोर्ट लिखी थी 1900 ईस्वी में।
आपके प्रियतम से ही 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रारंभ हुआ था। राधाकृष्ण दास सरस्वती पत्रिका के स्थापन में भी क्या थे? शामिल थे। हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास नाम से, ठीक है? ये पूरा नाम है एक, हाँ, नाम से आपकी एक लघु पुस्तक भी उपलब्ध होती है, जिसका नागरिक प्रचारणी सभा काशी को प्रकाशन करने का गौरव प्राप्त है। निसाय हिंदू नामक एक सामाजिक उपन्यास लिखा था आपने 1881 ईस्वी में, और इसी वर्ष स्वर्ण जयंती नामक पुस्तक को बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किया था। बंगला भाषा से अनुदित उपन्यास स्वर्णलता मरता क्या ना करता, कि ये अनुदित उपन्यास हैं जो कि बांग्ला भाषा से किए गए हैं। नाटकों की अगर बात करें तो राधा कृष्ण दास की जो ख्याति है मूलतः नाटककार के रूप में ही हुई है। नाटक कौन-कौन से हैं आपके? तो दुखिनी बाला नाम से लिखा है पहला, 1880 ईस्वी में लिखा है। ये एक छोटा-सा रूपक लिखा था जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? हरिश्चंद्र चंद्रिका तो आप जानते ही हैं। किसके द्वारा निकाली गई थी ये पत्रिका? हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगज़ीन नाम से पहले निकाला गया था, बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था, जो हमने भारतेंदु के अंदर पढ़ा था, ठीक है? भारतेंदु जी की ये पत्रिका थी और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसमें बाल विवाह तथा विवाह संबंधी अन्य सामाजिक कुरीतियों का उद्घाटन किया गया और उनके दुष्परिणाम भी दिखाए गए हैं। दूसरा नाटक आपका मिलता है महारानी पद्मावती या मेवाड़ कमलिनी 1882 में। तीसरा है महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी महाराणा प्रताप को ही बोला जाता है। आगे डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं राधा कृष्ण दास के बारे में? तो भारतेंदु युग में रचित यही एक नाटक है, ठीक है? जिसे ऐतिहासिक नाटकों में स्थान दिया जा सकता है। किसको? इनको, ठीक है? महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी के बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र की पूरे भारतेंदु युग में केवल यही एक नाटक है जिसको ऐतिहासिक नाटकों में स्थान दिया जाता है। राधा कृष्ण दास जी ने भारतेंदु जी के अपूर्ण नाटक ये सती प्रताप को भी पूरा किया था, ठीक है? भारतेंदु जी का एक नाटक था सती प्रताप जो अपूर्ण था, इसको पूरा करने का काम भी किसने किया था? भारतेंदु जी ने किया था। जीवनी की अगर बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आपकी कौन-सी जीवनी आपने लिखी है? तो आर्य चरितमृत बप्पा रावल 1884 में ये जीवनी लिखी थी। श्री नागरी दास जी का जीवन चरित्र 1894 में लिखा था और कविवर बिहारी लाल नाम से भी जीवनी 1895 ईस्वी में, और सूरदास नाम से भी जीवनी लिखी थी 1880 में, है ना? 1880 ईस्वी में सूरदास नाम से भी लिखी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है? आगे देखते हैं राधा कृष्ण दास की प्रमुख कृतियों का जो संकलन और संपादन बाबू श्याम सुंदर दास ने राधा कृष्ण ग्रंथावली के अंतर्गत किया है। कविताओं की बात करें तो इसमें विजयनी विलाप, पृथ्वीराज प्रियान, देश दशा नाम से देश दशा पूछा जाता है, प्रताप विसर्जन पूछा जाता है, मैगडानेल पुष्पांजलिस और भारत बारह मासा पूछा जाता है, जुबली राजभक्ति से संबंधित है, छप्पन की विदाई, नए वर्ष की बधाई, राम जानकी, रहीमन विलास, विनय, सुनीति तथा फुटकर कविता। ठीक है, इसमें से एक भारत बारहमासा पूछा जा चुका है, प्रताप विसर्जन और देश दशा और विजयनी विलाप, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। आगे हैं धर्मालाप, धर्मालाप 1885 ईस्वी में नाटक लिखा और इस नाटक में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का वार्तालाप दिखाकर सभी धर्मों की एकता का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1913 ईस्वी में बाबू राधा कृष्ण दास जी की जीवनी लिखी थी। राधा कृष्ण दास ने तो 4 जीवनियाँ लिखी हैं, लेकिन शुक्ल जी ने 1913 ईस्वी में बाबू राधा कृष्ण दास जी की जीवनी लिखी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है? प्रसिद्ध पंक्ति इनकी एक यहाँ पर मिलती है, "जो विषया संतन तजी, मूढ़ ताहि लपटात, जो नर डारी वमन करी, स्वान स्वादते खात।" ये यहाँ पर मिलता है। आगे नाम है यहाँ पर हमारा बाल मुकुंद गुप्त जी का मिलता है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और 1907 तक अ, जीते रहे, है ना? जन्म 1865 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? ग्राम गुरियानी, जिला रोहतक, हरियाणा के। यही मुझे अभी तक एक हरियाणा के लेखक मिले हैं, बहुत कम मिलते हैं हरियाणा से मुझे लेखक। ना ज़्यादातर यूपी या मध्य प्रदेश से बहुत सारे आप पढ़ेंगे ना साहित्य को तो आपको समझ में आएगा, है ना? और हरियाणा से बहुत कम में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है निधन 18 सितंबर 1907 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, जो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। उर्दू से हिंदी में आए थे, पहले ये उर्दू में रचनाएँ करते थे, फिर उर्दू से हिंदी में करने लगे, इसलिए उर्दू की बारीकियों का हिंदी में सहज प्रवेश गुप्त जी के माध्यम से हो गया, है ना? तो एक मान लीजिए किसी भाषा का कोई विद्वान है और दूसरी भाषा में वो काम करेगा, तो थोड़ा बहुत उस भाषा को वो कहीं न कहीं उसमें
प्रवेश करा ही देगा, है ना? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको कवि की दृष्टि से श्रेष्ठ बताया है और क्या कहते हैं कि रचना काल की दृष्टि से ही ये भारतेंदु को छोड़कर अन्य सबसे अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी का कहना है ना? तो इसको अच्छे से याद रख लेना। पत्र पत्र किन-किन पत्रों का संपादन आपने किया है? रोहतक जिले में, रोहतक हरियाणा के अंदर ही पड़ता है। रोहतक जिले में प्रतिष्ठित पत्रकार दीनदयाल शर्मा से प्रेरणा लेकर गुप्त जी ने मथुरा अखबार, के नाम क्या है? मथुरा अखबार लिखना आरंभ किया था। 1886 ईस्वी में आपने अखबार-ए-चुनार के संपादक भी नियुक्त हुए थे। 1886 में अखबार-ए-चुनार जो निकलता था उसके संपादक बनाए गए और मथुरा अखबार नाम से आपने लिखना शुरू किया, निकालना आगे इसमें किस-किस के संपादन और सँभाला था आपने? तो 1886 से 1907 ईस्वी तक आपने 2 उर्दू पत्र अखबार-ए-चुनार, 1886 से 1888 ईस्वी तक आपने इसके संपादक रहे। कोहिनूर के 1888 से 89 1 साल और 3 हिंदी पत्र थे हिंदुस्तान, हिंदी वनवासी और भारत मित्र। ये भारत मित्र का तो कई बार पूछा जा चुका है 1899 से 1907 तक। इन सभी पत्रों का आपने संपादन किया है, थोड़ा डिटेल में दे रखा है, अच्छे से पढ़ लेना। इसके अतिरिक्त आपका संबंध भारत प्रताप, अवध पंच और नया जमाना आदि पत्रों से भी रहा है। रचनाओं की बात करें तो गुप्त जी की 2 कृतियाँ सर्वाधिक लोकप्रिय हैं जो 1904 और 5 ईस्वी में भारत मित्र प्रेस कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। शिव शंभू के चिट्ठे और चिट्ठे और खत। क्या ये निबंध आप जानते हैं हमने पढ़ा भी है शिव शंभू के चिट्ठे मैंने भी आपको पढ़ा दिया है। ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में आता है। चिट्ठे और खत नाम से भी लिखा था। गुप्त निबंधावली इसमें गुप्त जी के प्रमुख लेखों और निबंधों का संग्रह है। इसके अलावा स्फुट कविता 1906 ईस्वी में भारत मित्र प्रेस कलकत्ता से प्रकाशित कविताओं का संग्रह है। अनुदित रचनाओं में कौन-कौन से आते हैं तो मडेल भगिनी 1891 ईस्वी में बंगला उपन्यास का आपने अनुवाद किया था और रत्नावली नाम का 1898 ईस्वी में हर्षकृत संस्कृत नाटिका का अनुवाद किया था। भारतेंदु युगीन अन्य साहित्यकार भी आते हैं लेकिन आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। मैं आपको एक और देखिए अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, आप मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप जितनी भी क्लासेस मैं आपको करवा रही हूँ, शाम को हिंदी साहित्य की मैं शाम को डेली क्लास डालती हूँ, है ना? और कंटेंट अभी मैं आपको करवा रही हूँ, साथ में रिवीजन एक तरीके से रिवीजन टाइप में भी है और कंटेंट टाइप में भी है। जैसे आप समझे वैसे ठीक है, इनको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। यहाँ से बाहर तो क्वेश्चन क्या ही जाएगा, है ना? और अगर आप टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सभी क्लासेस की लिंक मिल जाती है और आपको पीडीएफ भी काफ़ी सारी वहाँ पर उपलब्ध हैं। और इसके अलावा अगर आप ये नोट्स लेना चाहती हैं, आप देख सकते हैं कितना डिटेल में इनको लिखा गया है, सभी किताबों का निचोड़ है। अगर आप ये मँगवाना चाहते हैं, घर पर भी मँगवा सकते हैं या फिर आप ई-बुक के रूप में आप कहाँ से ले सकते हैं, एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, ठीक है? पूरा हिंदी साहित्य का निचोड़ है, आपको कोई बुक फिर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हाइप करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा आपको इतना सारा काम करने में और इस क्लास को बनाने में मुझे कम से कम 8 घंटे का टाइम लगा है। अलग-अलग किताबों से पूरा निचोड़ लिख कर के, टाइप करके, है ना? पूरा दिन एक क्लास को बनाने के लिए लग जाता है। आप 1 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हैं, है ना? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप सब कुछ कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। अगर आप थोड़ा-सा भी किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, तो कर ही देंगे, नहीं सोच